आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ उन पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आसपास हैं, जिनको हम अच्छे से जानते नहीं। हमारे पास जैसे बहुत से पदार्थ मौजूद होते हैं, ठीक ना, बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते। तो इस चैप्टर में उनके बारे में हमें पढ़ाया जाएगा कि वे पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। अब हमें कैसे पता है जो हम खाते हैं पीते हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, प्योर है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है, हमें पता नहीं है ना। नहीं तो उसके लिए हमें क्या, अब इसमें पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम शुद्ध किसे कहते हैं और अशुद्ध किसे कहते हैं, ठीक ना। शुद्ध की सही परिभाषा क्या है, सही व्याख्या क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा मतलब क्या है इसमें। तो आगे बढ़ेंगे। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। जैसे हम लोग जाते हैं, जब भी हम जाएंगे खरीदने तो क्या देख के लाते हो? बोलो। जब डब्बे पे लिखा होता है शुद्ध, चाहे अंदर वो डालडा मिलावट हो, तब भी शुद्ध देख के हम क्या करते हैं, उसको लेके आ जाते हैं। घी, देसी घी लेने जाएंगे तो क्या लिखा होता है डिब्बों पे? ज़्यादातर लिखा होता है अमूल शुद्ध देसी घी, ठीक ना। लेकिन क्या वो शुद्ध होता है? नहीं, वो कंपनी को बेचने के लिए तो शुद्ध हो गया, हमारे देखने के लिए हम जानते नहीं, तो इसलिए हमारे लिए क्या हो गया, वो शुद्ध हो गया, ठीक है। आगे हम उसमें पढ़ेंगे कि शुद्ध कहते किसे हैं, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। तो शुद्ध शब्द है क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। मतलब जैसे कि हम यही समझते हैं कि कोई चीज़ मिलावट ना हो, बस हमारा मतलब यही है कि अगर मिलावट है तो वो क्या है, शुद्ध नहीं है। अगर मिलावट है तो शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध है। अगर मिलावट होगी तो शुद्ध नहीं है, मिलावट नहीं होगी तो शुद्ध है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस बारे में, उनकी भी थोड़ी राय देखते हैं। अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। हम तो जानते हैं कि दूध क्या है, शुद्ध है, प्योर है, लेकिन उसमें क्या क्या मिला होता है? पानी मिला होता है, वसा मिली होती है, फैट और प्रोटीन होता है, विटामिन्स वगैरह भी मिलते हैं, ठीक ना। तो हमारे लिए वो ये क्या हो गया, ये शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं उनके लिए, वैज्ञानिकों के लिए ये शुद्ध नहीं है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। जो उस कण में पदार्थ हैं, ठीक है ना, जो भी चीज़ बनी है, कोई प्रोडक्ट है तो उसमें जो भी कण हैं वो सारे क्या होंगे, एक ही पदार्थ के होंगे। अलग पदार्थ उसमें नहीं मिले होते, सिर्फ एक ही पदार्थ से बना होगा, ठीक है। जैसे नमक वैसे तो होता है एक ही दाने, लेकिन उसमें जब हम रासायनिक तौर पे देखते हैं तो उसमें उसका कई कण मिले होते हैं, कई चीज़ें उसमें मिली होती हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। जो भी पदार्थ बने हैं, दो या दो से अधिक अवयवों से मिलने के कारण बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, मिट्टी, खनिज आदि सभी क्या है, मिश्रण है। ये सब क्या है, मिलावटी है, सारा मिलावट है, ठीक है ना, प्योर कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं मिश्रण क्या है। अब हम समझेंगे कि मिश्रण क्या है। मिश्रण तो हम समझेंगे सब मिलावट होती है, लेकिन मिश्रण कहते किसे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक पदार्थ शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। मिश्रण क्या है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जैसा हम अभी पढ़े हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे हम कुछ मिक्सी है, वो मिक्स करती है ना, तो हम दो चीज़ डालते हैं तभी तो वो मिक्स करती है, इसीलिए उसका नाम मिक्सर है,
वो मिक्स कर देती है। जूस हम पीते हैं, या फिर मान लो हमने वो बना दिया, कुछ भी बनाते हैं जैसे नींबू पानी, लेमन वाटर, ठीक है ना, तो उसको शिकंजी बनाते हैं। उसमें क्या करेंगे, नींबू डालते, चीनी, नमक सब डालते हैं, सारा मिश्रण, एक मिश्रण घोल होता है ना, तो उसमें भी मिश्रण हो गया। अगर हमने पानी में नमक भी डाल दिया तो भी मिश्रण हो गया, नहीं। तो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। पृथक मतलब अलग किया जा सकता है। वाष्पीकरण, जैसे हम हीट करते हैं तो पानी क्या होता है, उड़ने लगता है, जो उसके कण होते हैं, उसके अंदर मटेरियल होता है, वो रासायनिक बैठ जाता है, ठीक है ना, केमिकल वगैरह बैठ जाता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि प्योर है सोडियम क्लोराइड, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधि मतलब क्रियाकलाप, जैसे हम हीट करके कर लिए, या कोई गर्म कर लिया, या कोई घोल वाली, कैसे भी, जैसे हम फिजिकली तौर पे अगर उसे हम करते हैं तो उससे हम अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। चीनी एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि एक ही जैसा होता है, समान होता है उसके कण, ठीक है, और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। जो पेय पदार्थ होता है और मिट्टी होती है उसमें एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकें, अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। जिससे प्राप्त हो सके उससे क्या है, अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में जो भी हम मिश्रण बनाते हैं, जो भी मतलब मिक्स करके बनाते हैं, उसमें एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे नींबू, चीनी शुद्ध है, ठीक है ना, चीनी को मिला दिया पानी में तो मिश्रण हो गया, नमक डाल दिया तो मिश्रण हो गया। मतलब कुछ भी अगर हम एक या दो को मिला देते हैं तो वो मिश्रण हो जाता है। अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, अवयव की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। उनकी प्राकृतिक, उनका नेचर जैसा होता है उसी के अनुसार क्या होता है, मिश्रण कई प्रकार का होता है। इस तरह मिश्रण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। आ जाओ नीचे, एक्टिविटी दी है, इसको पढ़ लेना, है ना। यहाँ तक एक्टिविटी है। उसके बाद विलयन क्या है, ठीक है ना, विलयन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, उसको हम विलयन कहते हैं। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं, बहुत प्रकार के विलयनों को हम देखते हैं। लास्ट क्लासों में हमने विलयन और विलय के बारे में पढ़ा था, ठीक ना, विलय किसे कहते हैं और विलयन किसे कहते हैं, ठीक ना, विलायक और विलय के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं, ठीक है ना, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब जैसे नींबू जल हो गया, विलयन हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं, विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है ना, ये विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्राकृतिक में ठोस विलयन, मिश्र धातु या गैस विलयन, वायु भी होते हैं। जो अगर नेचर के तौर पे देखें तो ठोस विलयन में क्या होती है, मिश्र धातु होती है, मिली होती है बहुत सी धातुएं ठोस में, और जो गैसीय विलयन होते हैं उसमें वायु होती है। एक विलय के कणों की समांगिकता होती है। एक विलय के कणों में क्या होती है, समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। जो नींबू पानी का स्वाद होता है वो हमेशा समान रहता है, खट्टा रहेगा तो खट्टा ही रहता है वो, ठीक है ना, मीठा नहीं होता बस नींबू, लेकिन उसमें चीनी मिलाते हैं तो थोड़ा सा असर, लेकिन फिर भी खट्टापन रहता है उसमें, ठीक है ना, दर्शाता है। इस सदैव समान रहता है, यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित
होते हैं। और यह दर्शाता है कि इसमें क्या होता है कि चीनी और नमक के कण क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, और तो थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा है, उसको हम पढ़ते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जैसे पीछे अभी आया था ना, ठोस वस्तु किससे बनी होती हैं? मिश्र धातु से। तो मिश्र धातु के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। मिश्र धातु क्या है? ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। जो मिश्र धातु होती है वो धातुओं के क्या होते हैं? समान मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक क्रिया द्वारा मतलब इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक क्रिया किसे कह सकते हैं? जैसे तोड़ना, जलाना, और इन सबसे इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ये से मिले ही रहते हैं। अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। लेकिन फिर भी इन्हें क्या माना जाता है? मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक। जो पीतल है उसमें जिंक कितना मिला होता है? जो पीतल हम देखते हैं ना, पीतल के बर्तन पहले आते थे, पहले के ज़माने में भी होते थे, अभी भी देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है? लगभग 30% की क्या होता है? जिंक होता है। और कॉपर कितना होता है? 70% कॉपर। ये पीतल के बर्तन में जिंक और कॉपर मिला के बना होता है। जो पीतल का बर्तन आता है उसमें क्या क्या मिला होता है? जिंक 30% और जो कॉपर होता है, तांबा, 70% मिला होता है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लो। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। कोई विलयन होता है ना, तो उसे सिर्फ हम दो भागों में बांटते हैं, एक विलयन होता है, एक विलायक, जैसा हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। ठीक है ना। विलयन वह घटक है जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। विलयन वह घटक है जिसकी मात्रा क्या होती है? दूसरे से अधिक होती है। जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब जैसे जो मिलाता है, घोल लेता है, उसे हम विलायक कहते हैं। विलय वह है जो विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुल जाता है, उसे हम विलय कहते हैं। जो मतलब मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। विलय मतलब घुल जाना, मिल जाना, विलय हो गया। ठीक है ना। और विलायक जिसमें मिलाया जाता है, जैसे पानी हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया। ठीक है ना। विलय क्या हो गया? चीनी डाल दी उसमें, चीनी उसमें घुल गई। ठीक है ना। उदाहरण के लिए चीनी, नीचे दिया है, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, जिसमें चीनी विलय का काम करती है और जल क्या है? विलायक का काम करती है। इसको भी कर लेना, समझने के लिए आसान हो जाएगा। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। ठीक है ना। आयोडीन क्या है? उसमें विलय है, और अल्कोहल तो जानते ही हो, है ना, अच्छे से जानते हो, अल्कोहल से तो वाकिफ़ हो, है ना। सैनिटाइजर में भी अल्कोहल कितने % आ रहा है आजकल? हाँ, 99% भी दे रहा है ना, कहीं 95, 98 ऐसे % अल्कोहल आ रहे हैं। ठीक है ना। तो उससे अच्छे से जानते ही हो, अल्कोहल खासकर दारू में पड़ता है, तो इससे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आयुक्त पेय, आगे देखते हैं। आयुक्त पेय वातयुक्त पेय जैसा सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। ये तरल विलयन और गैस के रूप में होता है, इसमें गैस पाई जाती है। ठीक है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय है और जल क्या है? पानी क्या है? इसमें विलायक है। ठीक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु में जैसे हवा है, हवा में बहुत सारी गैस पाई जाती हैं। ठीक है ना। हमने लास्ट क्लासों में भी पढ़ा है कि हवा में कई गैसें होती हैं, बहुत गैसें पाई जाती हैं। ठीक है ना, अलग अलग। जैसे कि गैस कौन कौन सी पाई जाती है? दो घटकों ऑक्सीजन कितना है? 21% और नाइट्रोजन कितना है? 78% समांगी मिश्रण है। ठीक है ना। इसको अंडरलाइन कर लो। हवा में ऑक्सीजन 28% है और नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ही छोटी 0 पॉइंट समथिंग में
पाई जाती हैं। 0.1, 0.2 या 0.0012 ऐसे कर करके मात्रा में बहुत सा और अदर गैसें पाई जाती हैं। और विलेन के गुण, अब आते हैं, हम पढ़ते हैं विलेन के गुण क्या क्या हैं। विलेन के गुणों के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इधर देखेंगे कि विलेन एक समांगी मिश्रण है, हमने पढ़ा है। विलेन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। विलेन के कण का व्यास मतलब उसका डायमीटर, ठीक है ना, 1 nm है, ठीक है ना, 1 nm, और ये 10⁹ मीटर इसका जो नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। nm मीन्स होता है नैनोमीटर, छोटा, बहुत छोटी मात्रा में आता है, ठीक है। से भी व्यास में से ये जो 1 नैनोमीटर है, इससे भी क्या है, ये छोटा होता है, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हवा में उड़ते होते हैं और हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। वजह क्या है कि वो बहुत ही छोटे होते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलेन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलेन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब वो उसको फैलाते नहीं हैं, छोटे कण होते हैं, इसलिए जैसे होता है वैसे चल रहा होता है, इसलिए उसके प्रकाश के कण में दिखाई नहीं देते। और छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलेन में से पृथक नहीं किया जा सकता। छानने की विधि, जैसे हम चाय वगैरह छानते हैं, ठीक है ना, उस विधि से हम इसको अलग नहीं कर सकते, किया जा सकता। विलेन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलेन स्थायी है। विलेन क्या है? स्थायी है। विलेन वो एक बार घुल गया तो वो घुला ही पड़ा रहता है, ठीक है ना, वो उसमें से अलग से होकर बैठेगा नहीं। चीनी घोल दी हमने पानी में और नींबू घोल दिया, शरबत बना लिया, शरबत बनाने के बाद क्या चीनी बाद में बैठ जाती है उसमें? नमक बैठ जाता है? नहीं ना, नींबू अलग नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो उसमें घुल गया, और फिर चाहे उसे खौला दो चाहे कुछ कर दो, वो ऐसे ही उसी में मिक्स रहेगा बैठे। जैसे हमने रेत, पानी भरते हैं तो रेत आते हैं ना, पानी को रख दिया हमने, पानी को थोड़ी देर रख देते तो बालू मिट्टी रेत वगैरह क्या होती है, उसमें नीचे बैठ जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक बार घुल गया तो उसी के साथ वो चलता रहेगा, उसी में घूमता रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम, विलेन की सांद्रता, अगली हेडिंग हमारी है, ठीक है ना। क्रियाकलाप 2.2 2.2 में हमने देखा कि समूह आ और समूह बा के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंग के विलेन थे, मतलब अलग अलग कलर के। उसमें एक्टिविटी हमने पीछे जो थी, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, पढ़ लेना उसको, उसमें दिया है। हम लोग जानते हैं कि विलेन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। जो विलेन है उसमें अलग अलग मात्रा में क्या होते हैं? विलेन और विलायक होते हैं। विलेन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है, ठीक ना, इसको भी कर लेना। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। तनु और सांद्र क्या हैं? तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलेन समूह बा की तुलना में तनु है। जो एक्टिविटीज़ में हमने पाया था, तो एक्टिविटी हम देख लेते हैं एक बार। आ जाओ, पीछे आ जाओ, एक्टिविटी 2.2 ये दिया हुआ है, यहाँ पे इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ दिया कक्षा को 4 समूह आ, बा, सा और दा में बांट दिया गया। एक क्लास को मतलब अलग अलग उस ग्रुप में बांट दिया गया। प्रत्येक समूह को कुछ नीचे दिए नमूनों में से एक शब्द दें। अब सबको अलग अलग समूह आ, बा, ठीक है ना, बांट दिया है। और उसके बाद आ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए गए और बा को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें, और सा को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। दा को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अगर मान लो हमने उसमें मिला दिया तो क्या वो घुल जाएंगे, लेकिन अलग से दिखाई तो देंगे नहीं, ठीक है ना। आटा डाल दिया तो घुल जाएगा, अगर गेहूं डाल दिया तो दाना अलग से दिखेगा ना, वो थोड़ी ना घुलेगा। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? दिखाई देगा। उसको टॉर्च डालेंगे, उसको रास्ता आ रहा है, उसको जैसे रेज आती है ना, अभी के जैसे टिंडल इफेक्ट्स होते हैं,
टिंडल प्रभाव जिसको कहते हैं, जब सूरज की रोशनी कहीं घर में अगर छोटा सा होल और सूरज की रोशनी आ रही हो, उसमें से दिख रहा होता है ना कि यहाँ से लाइट आ रही है, क्या ऐसा गिलास में दिखता है? हमें नहीं दिखता। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? अगर कण उसमें बैठ गए तो वो स्थिर नहीं होगा, अगर नहीं बैठे तो वो स्थिर होगा। ठीक है। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पात्र पर कुछ शेष बचा हुआ है? जैसे अगर हम उसको छानते तो क्या, जैसे चाय छानते हैं तो चाय पत्ती अदरक वगैरह रुक जाता है, तो ऐसे क्या उसमें कुछ रुकता है? नहीं, वो सारा छन जाता है। ठीक है ना। कक्षा में परिणाम पर चर्चा कर इस प्रकार एक मत बनाने का प्रयत्न करें और इसी पे चर्चा करें। देखो ये डायग्राम सारा दिया है। ठीक है ना। अब आओ वापस हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है ना। यहाँ पे दिया है 2.3 क्रियाकलाप। पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। इतना बढ़ाने के लिए क्या करें? बीकर को गर्म करें। विलय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। जो उसमें मिला हुआ विलय पदार्थ है उसको हम दोबारा से क्या करें? मिलाना शुरू करें। ठीक है ना। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा बराबर है? क्या अगर किसी भी मतलब ताप पे इनकी मात्रा बराबर होती है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। वो उतना ही घुल सकता है जितना उसकी क्षमता होती है, उसकी कैपेसिटी जितनी होगी उतनी ही। दूसरे शब्द में हम कहते हैं मतलब दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। है ना समझ में? संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलते तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन पदार्थ की मात्रा वह मात्रा है जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। और उसकी घुलनशीलता को क्या कहते हैं? उसमें जो घुल जाती है उसको घुलनशीलता कहते हैं। जैसे विलय पदार्थ की वह मात्रा, उसकी जो वो मात्रा है जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। ये उसकी क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम है तो इसे असंतृप्त विलय कहा जाता है। असंतृप्त विलयन किसे कहा जाता है? तो कह रहा है कि एक विलयन, इसको हाईलाइट करते हैं, एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है। जो संतृप्त है, संतृप्तता से अगर वो कम है उसकी मात्रा, तो क्या कहेंगे? उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। जो संतृप्त नहीं होता उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन की जो मात्रा कम होती है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? अगर हम संतृप्त विलयन लेते हैं और किसी मात्रा पे उसे ताप पे रख के विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या मिलता है हमें? उसके उपयुक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होगी, मतलब अलग अलग होगी। जो अलग अलग उनके तापमान होंगे उस पर उनकी क्षमता क्या होगी? पृथक क्षमता अलग होने की अलग अलग होगी। पृथक मतलब अलग। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जो कह रहा है कि विलायक है, विलायक की मात्रा द्रव्यमान और आयतन, ठीक है ना, उसका द्रव्य वॉल्यूम और मास, ठीक है, में घुले हुए विलय
पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जो घुले हुए पदार्थ होते हैं उसकी क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यह सिर्फ 3 विधियों के बारे में यहाँ हम सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सी विधियां हैं लेकिन 3 विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक है द्रव्यमान और बटे में विलयन के द्रव्यमान और प्रतिशत, जैसे दिया हुआ है विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान और गुणे में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक, तो प्रतिशत दे रखा है। द्रव्यमान, ठीक है ना, बटे में विलयन दे रखा है, दूसरे में विलयन का आयतन प्रतिशत, विलय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का आयतन और गुणे में 100। इससे हम क्या करेंगे? इसका प्रतिशत निकालेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है विलयन के आयतन और आयतन का प्रतिशत, विलयन का आयतन बटे में विलयन का आयतन का प्रतिशत। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे गुणे लगा लेना, ठीक है ना, गुणे 100, ठीक है। और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, निलंबन क्या है? निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह सा के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, विषमांगी घोल जो उसमें परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है, ठीक है ना। विषमांगी, जो विषमांगी घोल होगा उसमें परिक्षेपित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम निलंबन कहते हैं, ठीक है ना। विषमांगी घोल जैसे उसमें कुछ कण घुलते नहीं हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नमक तो घुल जाता है, नहीं वो घुलते नहीं सही से, मतलब दिखते नहीं। सही से घुलने का मतलब जो एकदम मिक्स हो जाए उसमें, वो सही से घुल गया। जो सही से नहीं घुलते, जैसे पानी में हमने रेत डाल दिया तो वो घुलेगा कहाँ? वो बैठ जाएगा ना, ठीक है ना। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, ठीक है ना। निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें क्या है, ये कण घुलते नहीं हैं बल्कि मध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं और एक जगह वो इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे हमने बाल्टी के पानी में नलके से पानी भरा, ठीक है, पानी भरने के बाद क्या करते हैं, जिसमें रेत आता है पानी में, और उसको हम क्या करते हैं, देखेंगे ऐसे पानी घुमा के छोड़ दो और धीरे धीरे क्या होगा, एक उसके बेस में, मतलब उसके तले में पानी की जो जितनी रेत होगी वो धीरे धीरे बैठती चली जाएगी, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण है। ये निलंबित कण आँखों से देख सकते हैं और उसे हम आँखों से देख सकते हैं जब उसमें बैठ जाते हैं, ठीक है। अब निलंबन के गुणधर्म, उनके गुणधर्म क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। और ये क्या कहता है? प्रकाश जो लाइट पड़ती है उसके कणों को फैला देते हैं जिससे ये हमें दिखाई देते हैं। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अब अस्थायी, जो इसमें घुलते नहीं हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी कहते हैं। अब छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अब जो रेत वगैरह नीचे बैठ जाती है, सूती कपड़े से अगर हम पानी को ऐसे करें, फिल्टर तो छन जाता है ना, या फिर पानी को धीरे धीरे हम निकालते तब भी वो नीचे बैठ जाता है, तो छन गया, ठीक है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्राकरण रुक जाता है। जब वो बैठ जाता है तो प्रकाश का किरण क्या होता है? प्राकरण रुक जाता है। अगला टॉपिक है कोलाइडल विलयन। क्रियाकलाप 2.2 में समूह दाब के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल विलयन कहा जाता है। अब कोलाइडल विलयन क्या है उसके बारे में हम कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्राप्त होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है जैसे दूध। विषमांगी मिश्रण है जैसे दूध है, ठीक है ना।
कोलॉइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँखों से नहीं देख सकते। कोलॉइडल कण के छोटे कण होते हैं, दूध में हम क्या कोई कण देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? आसानी से फैला सकते हैं। जैसे कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है, प्रभाव कहा जाता है। ठीक है ना, जो प्रकाश की किरण फैल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो इसीलिए जो साइंटिस्ट ने खोज की थी उसका नाम इसीलिए क्या हो गया? टिंडल इफ़ेक्ट। जो इस टिंडल प्रभाव, जैसे कि पेड़ों में से जब सुबह सुबह देखते हो धूप निकलती है तो दिखती ना कि हाँ इधर से रोशनी आ रही है, कमरे में लाइट पड़ती है, तो उसमें देखो कि छोटे छोटे कण उड़ रहे होते हैं, धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखती है ना, उसमें उसको टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ये देख सकते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है ना, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ से पता लग रहा है कि कहाँ, ये दूसरे वाले में इसमें नहीं पता लग रहा ना कि लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ निकल रही है। लेकिन जो ब्लू वाला है, बी वाला, इसके जार में दिख रहा है ना लाइट कहाँ तक फैलती हुई जा रही है, वो लाइट को फैला दे रहा है। उस पर जितनी पड़ रही है आगे जूम हो जा रही है, जूम टाइप में लाइट हो जा रही है। उसको देखो, इसको कहेंगे टिंडल इफेक्ट। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। प्रकाश जब फैलता है और एक छोटे छेद से लाइट आ रही होती है, और देखो कि जब फर्श तक आती है तो वो बहुत बड़ा एरिया उसमें फोकस उसका आ रहा होता है, दिखता है ना, तो उसमें धूल के कण भी उड़ते हुए दिखते हैं। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं। जंगल के कोहरे में क्या होते हैं? छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलॉइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। उसमें क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं जो कोलॉइडल के समान क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। अब टेबल दे रखा है हमारा 2 पॉइंट, है ना, इसमें दे रखा है कोलॉइडल के समान उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कोलॉइडल के। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखो, इसमें दिया हुआ है, देख सकते हो, है ना, इसमें दिया हुआ है, देखो जंगल में जो लाइट पड़ रही है ना, रेज नीचे गिरती हुई दिख रही है, ठीक ना, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहेंगे। अब कोलॉइडल के गुणधर्म, कोलॉइडल के बारे में हम पढ़ेंगे। कोलॉइडल के गुणधर्म क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। अलग से इसे आंखों से हम नहीं देख सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, और ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, और उसका जो लाइट किधर से आ रही है उसको दिखते साफ पता लगता है। लाइट किधर से आ रही है वो पता लगता है हमें कि यहाँ से। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं। जब उनको शांत छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं? ज़मीन पे बैठ जाते हैं। इसीलिए कभी हम कमरा छोड़ देते हैं तो धूल के कण क्या होते हैं? जब आते हैं तो इतनी सारी मिट्टी, धूल मिट्टी आती कहाँ से कमरे में? है वो हवा में होती है ना, वो धूल मिट्टी शांत छोड़ दो तो क्या करती है? बैठ जाती है, और धूल मिट्टी आती रहती है। और जब हम लोग कमरे में रहते हैं तो क्या होता है? वो उड़ती रहती है इधर उधर, मतलब साफ़ करते रहते हैं तो नहीं पता लगता। जब कमरा खाली होता है तो उसमें दिखते हैं। जब शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब के इसे मतलब छान के हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक विधि है अपकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, अपकेंद्रीकरण है, उससे हम इसे अलग कर सकते हैं, द्वारा अलग किया जा सकता है। कोलॉइडल विलयन प्रवास्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षेपित कण जो कि कोलॉइडल रूप से रहता है उसे हम प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षेपित प्रवस्था निलंबित रहता है उसे हम प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से विलय पदार्थ से यहाँ तक
कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था या परिक्षेपित प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। इनको हम अलग अलग उसमें बांट सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों में बांट सकते हैं। सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है ना, वो जो पीछे हमने टेबल देखा था उसमें दिए गए हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटक को मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, उनको अलग करना, ठीक है ना। इसके आगे के टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।